स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम इस सीरीज का जो हमने बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट की है फॉर द मार्च 2024, इसका हम बेटा आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और डायमेंशंस बेटा हमने दो लेक्चर हमने बेटा उसके कंप्लीट किए हैं, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम बेटा इसको कंक्लूड करेंगे और यहां से बेटा जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। और पहले डायमेंशनल में बेटा हम यहां तक पहुंचे थे, हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे। और यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में भी बेटा हमने एक पहला टॉपिक वहां पे देखा था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। वहां तक तो बेटा हम पहुंच चुके थे और हम बहुत अच्छे से वहां तक पढ़ चुके थे। ठीक है। हो बेटा, वहां तक आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यहां पे हम बेटा पहले एक टर्म को समझेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ। एक प्रिंसिपल यहां पे लिखा है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि ये बेटा हमें इसमें काम आ जाएगा जब हम सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें बेटा एक काम आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, आप पढ़ सकते हो क्या। According to this principle, the dimensions of the fundamental quantities of two sides of physical relation must be same. क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पास अगर फिजिकल रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन दोनों साइड बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजिकल रिलेशन लिखी है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। और आप लोग जानते हो कि ये जो पावर्स है इनको हम डायमेंशंस भी बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही लेक्चर में। बेसिक्स ऑफ डायमेंशन में हमने ही सीखा था। इक्वल ये बेटा फिजिकल रिलेशन बनेगी m की पावर x, l की पावर y और t की पावर z। अब डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दोनों के डायमेंशंस बेटा जो होते हैं दैट आर सेम, मींस यहाँ पे m की पावर a, यहाँ पे m की पावर x, तो a इक्वल टू x। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा पहले अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू principle of homogeneity, according to principle of homogeneity। ध्यान से देखोगे बेटा, according to principle of homogeneity, यहाँ पे m की पावर a, m की पावर x, that means a is equal to x। वही तो बेटा ऊपर लिखा है, ध्यान से देखो, the dimensions of the fundamental quantities of two sides of physical relation must be same, physical relation must be same। अब यहां पे बेटा m की पावर a, m की पावर x, a इक्वल टू x, l की पावर b, l की पावर y, तो b इक्वल टू y। और बेटा आ जाएगा टाइम यहां पर पावर c, यहां पे पावर z, c इक्वल टू z। ये चीजें हम बेटा यहां पे यूज करेंगे सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये बेटा आप ध्यान में रखोगे। पहले आप इस चीज को बेटा कॉपी करो। और एक चीज, एक मार्क्स का क्वेश्चन बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब अलग से बेटा एक मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज इंपॉर्टेंट, लिख के रखूंगा मैं बेटा। अलग से बेटा ये एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखोगे बेटा। ये लिखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कॉपी करो ये पहले। ये आप लोग कॉपी करो, उसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो जहां पे हमने बेटा स्टॉप किया था पिछले लेक्चर में। पॉज लगा के बेटा आप लोग ये कॉपी करोगे। ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो बेटा ध्यान से, नंबर सेकंड यूज है जो बेटा लेक्चर नंबर 6 में जहां पे बेटा हमने स्टॉप किया था, वहीं से आगे फर्स्ट यूज हमने डिटेल में देखा था। अब सेकंड यूज पे आ जाते हैं बेटा। चेकिंग द
correctness of checking the correctness of given physical relation. क्या है बेटा दूसरा यूज? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। मान लो बेटा हमारे पास एक, अब सीधी हम बोलेंगे, हम इक्वेशन एक लिखेंगे, उसी से हम बेटा चेक करेंगे, ठीक है। मान लो बेटा यहां पे एक इक्वेशन लिखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हर एक को तो बेटा पता है कि v क्या है, यहां पे वेलोसिटी, और वो भी कौन सी वेलोसिटी बेटा? फाइनल। अब u भी बेटा इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखोगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। अब a क्या है? दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक। और t बेटा इसमें क्या है? t इज टाइम, t इज टाइम। ये आप बेटा देखोगे, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, t इज टाइम। अब यहां पे पहली इक्वेशन लिखी है बेटा, क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या मैं v की जगह बेटा डायमेंशन v के लिखूंगा एल टी इनवर्स। अब यहां पे u की जगह डायमेंशन, यहां पे भी बेटा वेलोसिटी है, तो a की डायमेंशन एल टी इनवर्स। अब यहां पे जो हमें लिखना है, पहले हम बेटा एक्सेलरेशन के डायमेंशन लिखेंगे, उसके बाद टाइम के डायमेंशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन के टाइम एल टी माइनस टू इंटू बेटा आ जाएगा टी। अब इसमें एक टी बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? डायमेंशन एल टी इनवर्स। जब आप बेटा यहां पे चेक करोगे, ध्यान से देखोगे, v के डायमेंशन बराबर है बेटा u के, और u के डायमेंशन बेटा बराबर है a इंटू टी के डायमेंशन। जब इन सब के बेटा डायमेंशन बराबर आएंगे, दैट मींस यहां के डायमेंशन इसके और इसके बराबर आ जाएंगे, देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब देख सकते हो यहां पर v की डायमेंशन बेटा एल टी इनवर्स, u की डायमेंशन बेटा एल टी इनवर्स, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम का डायमेंशन बेटा एंड में हमें मिला एल टी इनवर्स। दैट मींस इक्वल तो है सारे, हेंस दिस इक्वेशन इज, या रिलेशन भी बोलेंगे बेटा, दिस रिलेशन इज, या रिलेशन भी बोलेंगे बेटा, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। दिस रिलेशन और इक्वेशन बेटा डायमेंशनली करेक्ट लिखो ही। या और एक चीज बेटा यहां पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्या s डिस्प्लेसमेंट बेटा l आ जाएगा इसके डायमेंशन? क्या u इंटू टी बेटा आ जाएगा एल टी इनवर्स इंटू टी, तो क्या मिलेगा? यहां पे भी बेटा l, क्योंकि टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब 1/2 तो मेरा बेटा डायमेंशन लेस है, a के डायमेंशन क्या मिलेंगे? a के डायमेंशन एल टी पावर माइनस टू इंटू आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर। अब स्क्वायर टी फिर से कैंसिल, तो क्या रहा यहाँ पे? l मीन्स बेटा जब हमने चेक किया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसके डायमेंशन बेटा l आ जाएंगे, u इंटू टी के डायमेंशन भी बेटा हमें l मिले, और ए टी स्क्वायर के डायमेंशन भी बेटा हमें कितना मिला? l ही तो मिला। हेंस दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि डायमेंशन सेम है बेटा, यहां के डायमेंशन यहां के बराबर है। हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली, याद रखोगे बेटा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट। हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये तो बहुत इजी है बेटा, हो गए ये दो इक्वेशन। एक दो और भी बेटा चेक करेंगे हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पॉज लगा के बेटा आप ये कॉपी करो, पॉज लगा के।
इसी इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा हम और एक इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान से देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बेटा। अब यहां पे तो बहुत इजी है, वेलोसिटी के डायमेंशन बेटा पहले बोलो l t पावर -1, लेकिन आगे स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर आएगा तो क्या मिलेगा, l स्क्वायर t की पावर -2। अब u है बेटा, u क्या आ जाएगा, l t इनवर्स का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा, l स्क्वायर t की पावर -2, l स्क्वायर t की पावर -2 ट्वाइस as l t पावर -2 बेटा l, तो क्या मिलेगा, l इंटू एल, l स्क्वायर t पावर -2। यहां पे भी आप बेटा चेक करोगे, यहां के डायमेंशन v स्क्वायर के डायमेंशन बेटा बराबर है u स्क्वायर, और u स्क्वायर के डायमेंशन बेटा बराबर है ट्वाइस as, दैट मींस दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। Hence this is dimensionally ध्यान से देखो बेटा, this is dimensionally correct equation। This is dimensionally correct equation बेटा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बेटा बहुत सारी देख सकते हो, अब कुछ भी v इज इक्वल टू आई आर, अब आप खुद से देखोगे, अब समझ में तो बेटा आ गया होगा कि यहाँ के डायमेंशन, यहाँ मतलब माइनस हो बीच में, प्लस में इसके डायमेंशन बराबर होने चाहिए इसके, और इसके डायमेंशन इसके बराबर, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो कि कोई इक्वेशन बेटा डायमेंशनली करेक्ट है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट कैन बी न्यूमेरिकली करेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे मैं दिखाऊंगा बेटा, मान लो बेटा मेरे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर मैं इसके डायमेंशन निकालूंगा बेटा l, सबको पता है, अगर इसके डायमेंशन बेटा एल टी इनवर्स इंटू एल इंटू टी, टी टी फिर से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा डायमेंशन एल। अब यहां पे बेटा ए टी स्क्वायर एल टी पावर -2 बेटा इंटू टी स्क्वायर, टी और टी फिर से कैंसिल, तो क्या मिलेगा एल। अगर आप बेटा यहां पे देखोगे, यहां पे भी डायमेंशन एल, यहां पे भी डायमेंशन एल, यहां पे भी डायमेंशन एल, लेकिन बेटा क्या आपने कहीं पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन, जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हो, कहीं पे भी आप क्या ये यूज करते हो, नहीं। क्या इनकेस अगर आप लोगों ने बेटा क्लास 11th में अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन क्लास 9th में तो आप लोगों ने बेटा देखी होगी, इस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। कहीं पे भी हम बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर नहीं यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, इसके डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, इसका मतलब ये इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है। क्या ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इसका ये हरगिज ये मतलब नहीं है कि बेटा ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी, नो नॉट एट ऑल। ये न्यूमेरिकली बेटा इनकरेक्ट हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट बेटा यहां पे लिखेंगे, इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली, ध्यान से देखो बेटा, डायमेंशनली करेक्ट, मतलब मान लो कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी हो, इट जरूरी नहीं है, हो सकती है और हो भी नहीं सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इक्वेशन इज numerically करेक्ट। ये बेटा आप याद रखोगे, कोई इक्वेशन बेटा डायमेंशनली करेक्ट है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट है, वो बेटा न्यूमेरिकली इनकरेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली इट इज इनकरेक्ट। कहीं पे भी हम ऐसे इसको यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर यूज करते हैं, ये बेटा याद रखोगे आप। दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस। हो गया बेटा। अब हम आ जाएंगे तीसरे यूज पे, हम ज्यादा डिटेल में बेटा हम जाएंगे नहीं, ठीक है। अब मैंने दिखाया कि
करेक्टनेस इक्वेशन को हम कैसे चेक करते हैं वो तो बेटा अब आ जाएगा आपको, बोर्ड के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके रिलेटेड भी बेटा नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बेटा अभी मैं नीट में नहीं घुसने वाला हूँ, खाली हम बेटा फोकस बोर्ड एग्जाम पे रखेंगे, ठीक है। और फोकस विल बी बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली एंड ओनली, क्योंकि आज मैं बेटा इसको कंक्लूड ही करूंगा। अगर बेटा ये डेप्थ में पढ़ना होता अभी बहुत टाइम था, फिर इसको नीट में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे तो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आपको दिखाई देगा बेटा, देखो ध्यान से। अब हम नंबर 3 बेटा, derive relationship between various physical quantities। क्या है बेटा? derive relationship between various physical quantities। अब इसका जो तीसरा यूज है बेटा कि हम इससे डिराइव कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे हम बेटा, देखो ध्यान से, डिराइव डायमेंशनली डिराइव डायमेंशनली कोई भी क्वेश्चन हम बेटा यहां पे लिख सकते हैं, रिलेशनशिप फॉर किसके लिए बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए निकालेंगे हम। सेंट्रीपिटल फोर्स, derive relationship for centripetal force if body having mass m moving with velocity v in circular path of radius r। ध्यान से देखो बेटा, रेडियस आर क्या लिखा मैंने बेटा, डिराइव डायमेंशनली रिलेशनशिप फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इफ बॉडी हैविंग मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मान लो कि बेटा हमारे पास एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है। अब उसकी बेटा वेलोसिटी कितनी है v, और उस पार्टिकल का मास भी मेरा बेटा कितना है, दैट इज m दिया है। ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है। वी नो दैट कोई भी बॉडी हो जब सर्कुलर पाथ में वो घूमेगी, वहां पे एक नेसेसरी फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी किसमें बेटा मूव हो जाती है, इन सर्कुलर पाथ, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा बहुत मैं इसको बेटा डिटेल थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करूंगा, मतलब सिंपल सी एक दो एग्जांपल्स हम बेटा लेंगे यहाँ पे कि अगर बेटा हम बोलेंगे प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, वहां पे भी बेटा हमें किस फोर्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन दैट केस जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है वो बेटा कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। उस केस में बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लैनेट्स अच्छे से सर्कुलर पाथ में मूव हो जाए। और एक एग्जांपल हम बेटा लेंगे, बहुत अच्छी एग्जांपल, दैट इज जो आप बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 8 से ही, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अगर बेटा कहीं पे भी सर्कुलर पाथ होगी तो मान लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा वहां पे जरूरी प्रेजेंट होगा, क्योंकि जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे सर्कुलर पाथ, जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा बेटा वहां पे सर्कुलर पाथ नहीं होगी। ये बेटा आप दिमाग में छुपा के रखो, ठीक है, छपा के रखना है बेटा। अब और एक पॉइंट क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, वहां पे भी किस फोर्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
and in that case centripetal force is provided by the electrostatic force between the electrons and the nucleus. That's it. These are some एग्जाम्पल्स. अब इसी सेंट्रिपिटल फोर्स की हमें बेटा इक्वेशन निकालनी है. बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है. जब आगे हम बेटा ये सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको. ठीक है, ध्यान से देखो. अब हम लिखेंगे बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस पे बेटा, मास पे यहां पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉडी एग्जैक्टली m की पावर a. वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा v की पावर b. और मेरा बेटा किस पे डिपेंड करेगा, r पे, r की पावर c. लुक बहुत इजी है बेटा, बहुत अच्छे से हम इसको करेंगे. f इज इक्वल टू k m की पावर a v की पावर b r पावर c. k क्या है बेटा, k इज नोन एज कांस्टेंट. k बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आप याद रखो. k यहाँ पे मेरा बेटा क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे k इज कांस्टेंट. क्या आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहो, कुछ भी कहो, k यहाँ पे मेरा बेटा कांस्टेंट है. ठीक है. अब यहाँ पे भी बेटा डिराइव करने के लिए भी डायमेंशन तो हम बेटा यूज करेंगे, लेकिन वहां पे भी जो मैंने बेटा इस लेक्चर में पहले लिखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो बेटा हम यहाँ पे भी यूज करेंगे. ध्यान से देखोगे. अब यहां पे बेटा फोर्स है. अब फोर्स के डायमेंशन बेटा आप बोलो क्या लिखेंगे हम बेटा, m l t की पावर -2. ये मैंने बेटा लिखा इस साइड में, यहां पे डायमेंशन ऐसे हम लिखेंगे. अब यहां पे बेटा k तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस लेंगे. अब m यहां पे बेटा m पावर e, m पावर मास. मास के डायमेंशन बेटा तो मास ही आएगा, m पावर e. अब उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशन lt इनवर्स रेज्ड पावर b बेटा. और r, व्हाट इज दिस r, r इज सिंपली डिस्टेंस. यहाँ पे बेटा डिस्टेंस आ जाएगा तो r, क्योंकि ये r है बेटा, दैट इज l पावर c. अब यहाँ पे यूज क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अकॉर्डिंग टू, बहुत इजी है बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा. अब ध्यान से देखो, यहां के डायमेंशंस और यहां के डायमेंशन बेटा इक्वेट करेंगे, दोनों साइड की फिजिकल रिलेशन बेटा. यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां पे इनको बेटा हम इक्वेट करेंगे सिंपली. यहां पे m की पावर a 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे m की पावर a आ गया मेरा बेटा, a का वैल्यू 1. अब यहाँ पे l की पावर फिर से 1 बेटा, यहाँ पे l की पावर b प्लस l की पावर c भी आ जाएगा बेटा, क्योंकि l पावर b भी है, l पावर c भी है. अब फिर से यहाँ पे t की पावर बेटा -2 आ जाएगा. यहाँ पे t तो है ही नहीं, यहाँ पे t की पावर बेटा -b आ जाएगा, और b का वैल्यू मेरा बेटा 2 मिलेगा. ध्यान से देखोगे बेटा, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे c निकालना है तो क्या मिलेगा, 1 - b, c इज इक्वल टू 1 - 2. तो c का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, दैट सिंपली विल बी इक्वल टू -1. और a का वैल्यू तो ऑलरेडी मेरा बेटा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1. अब यही चीजें हम बेटा यहाँ पे यूज करेंगे. f इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, f इक्वल टू k m. a की जगह बेटा क्या है, a की पावर 1. ध्यान से देखो, a की पावर 1, a की पावर 1, b की पावर 2, और बेटा c की पावर क्या है, -1, r पावर -1. मतलब इनकी जगह a और b और c की जगह बेटा हम लिखेंगे. तो f इक्वल टू k m v स्क्वायर, ये r इनवर्स मेरा बेटा ये आ जाएगा, दैट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. और अगर बेटा k का वैल्यू 1 रखेंगे तब f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा बेटा. यहाँ पे f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर. दिस इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स. हम लिखेंगे बेटा, दिस इज द इक्वेशन फॉर, दिस इज इक्वेशन फॉर व्हाट, सेंट्रिपिटल फोर्स. ये बेटा आप याद रखोगे, F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. के क्या है बेटा, यहाँ पे के इज सिंपली अ कांस्टेंट. अब बेटा इसको कॉपी करो.
कॉपी करो बेटा आप इसको। अब ज्यादा डेप्थ में बेटा इसको मैं नहीं ले जाऊंगा, वरना ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था। बहुत सारी क्वेश्चंस बेटा नीट में यहां से पूछे जाते हैं, नीट या जेडबलई में। लेकिन यहाँ पे हम बेटा सिर्फ फोकस ऑनली बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत कंट्रोल कर रहा हूं मैं कि मैं बेटा नहीं डेप्थ में जा रहा हूं, वरना मैं बेटा ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाता हूं, बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं ताकि नीट जी के सारे क्वेश्चन फिर निकले। लेकिन इस टाइम बेटा सिर्फ बोर्ड एग्जाम, इसलिए मैं जल्दी जल्दी टॉपिक से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि बेटा आप लोगों के लिए इस टाइम अच्छा है। अब एग्जाम भी बेटा नजदीक आने वाला है, हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम का देखना है, दैट्स इट। हो गया, कॉपी किया ये सब। अब यहां पे बेटा एक चीज आप डायमेंशंस में बेटा आप क्या करोगे, होम असाइनमेंट, एक एक असाइनमेंट तो मैं बेटा हर एक चैप्टर से दूंगा आप लोगों के लिए। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, ये बेटा आपको असाइनमेंट दिया गया, ठीक है। असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, ये असाइनमेंट है बेटा आप लोगों के लिए, ये आप करोगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। अब जो जो मैं बेटा असाइनमेंट यहां पे रखूंगा, मान लो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो छोड़ना किसी भी हाल में नहीं है, वो भी आ सकता है। इसीलिए मैं बेटा यहाँ पे आपको दे रहा हूं ये असाइनमेंट, ताकि ये इजी होते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन करने जरूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो गया, अब डायमेंशन तो बेटा क्लियर हो गया। अब और एक टॉपिक क्या बेटा बहुत इजी है, ये लीस्ट काउंट के बारे में बेटा हम थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे, फिर अगले लेक्चर में बेटा हम अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। डायमेंशन तो बेटा हो गया, बस यहाँ पे इतना ही। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बेटा वो भी आप खुद से कर लेना, ठीक है। उसको कैसे हम डिराइव करते हैं डायमेंशनली, वो भी आप बेटा देख लेना। यहां से असाइनमेंट में बेटा लिख के रखूंगा, इस चैप्टर से असाइनमेंट। एक तो अभी लिखा बेटा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस एंड limitations of dimensions and beta derive relation for time period of simple pendulum, time period of simple pendulum, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये देख लेना बेटा, मतलब t इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई जी, इस चीज को बेटा आपको डिराइव करना है डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप ये दो क्वेश्चन बेटा आप खुद से करोगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन असाइनमेंट है आप लोग के लिए और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये और बेटा ये, फिर ना कहना हमें खबर ना थी। तो चले आगे, ओके 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 ओके। अब असाइनमेंट में तो बेटा मुंह से ऐसे ही बोल सकता था कि ये असाइनमेंट है, लेकिन इसलिए बेटा बोर्ड पे लिखता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे कि ये चीजें जरूरी पढ़नी है। अब देखो बेटा लीस्ट काउंट लिखेंगे, लीस्ट काउंट ये बेटा मैं भूल गया था, क्योंकि ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनिमम डिस्टेंस और लेंथ that can be measured by an instrument is known as, उसको मेरा बेटा हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। मिनिमम डिस्टेंस
फॉर एन एग्जाम्पल, एक सिंपल सी बेटा एग्जाम्पल हम लेंगे जो हर एक यूज करता है, दैट इज मीटर रॉड। अगर आप देखोगे बेटा मीटर रॉड, हम बोलते हैं 1 मीटर 2 मीटर, मतलब इन टर्म्स ऑफ मीटर्स हम उससे मेजर करते हैं। वहां पे आप देखोगे वहां पे मार्क बनाए होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर भी बेटा हम वहां से मेजर कर सकते हैं। और वहां पे और छोटे छोटे मार्क्स बनाए होते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर भी हम बेटा मेजर कर सकते हैं। मीन्स मीटर रॉड से जो भी हम बेटा हम मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मीन्स उससे कम तो हम बेटा नहीं जा सकते, लेकिन मिनिमम जो मेजर करेंगे सबसे कम डिस्टेंस एक मीटर रॉड से, दैट विल बी 1 mm। 1 mm तो बेटा हम मेजर कर सकते हैं, और वही 1 mm मीटर रॉड का बेटा लीस्ट काउंट बनेगा, क्योंकि उससे नीचे वो बेटा नहीं नाप सकता, ठीक है, उससे नीचे वो बेटा मेजर नहीं कर सकता है। तो मीटर रॉड से हम सबसे कम डिस्टेंस जो मेजर करते हैं दैट विल बी 1 mm। तो क्या मैं बेटा बोल सकता हूं मीटर रॉड के लिए यहां पे लीस्ट काउंट जो होगा दैट सिंपली विल बी 1 mm। तो क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट फॉर मीटर रॉड। ध्यान से देखो बेटा, पहला मैं लिखूंगा लीस्ट काउंट फॉर मीटर रॉड इज कितना होगा 1 mm, और मेरा बेटा इसको हम लिखेंगे 10⁻⁻1 सेंटीमीटर भी, और 10⁻⁻3 मीटर भी बेटा लिखेंगे। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट, मीटर रॉड। इसी तरीके से बेटा दूसरा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और एक स्केल है बेटा, वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर बेटा, और 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻4 मीटर। ये बेटा आप याद रखोगे, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसीलिए मैं बेटा यहाँ पे दिखा रहा हूं। नंबर 3 स्क्रू गॉज, नंबर 3 बेटा इसमें आ जाएगा स्क्रू गॉज, और बेटा हम इसको सफेरोमीटर भी बोलते हैं। चलो स्क्रू गॉज हम लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 0.001 सेंटीमीटर, और बेटा 10⁻⁻3 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻5 मीटर आ जाएगा बेटा। ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन हमने लिखी बेटा, और कुछ स्केल, पहली मीटर रॉड, दूसरी बेटा वर्नर कैलिपर, और तीसरी स्केल बेटा हमने ले ली स्क्रू गॉज। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 mm और 10⁻⁻1 सेंटीमीटर और 10⁻⁻3 मीटर। वर्नर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर और 10⁻⁻2 सेंटीमीटर और 10⁻⁻4 मीटर बेटा। And the least count of the screw gauge is simply 0.001 centimeter or 10⁻⁻3 centimeter or 10⁻⁻5 मीटर। ये चीजें आप बेटा देखोगे, डेफिनेशन भी अच्छे से आप लोगों ने बेटा देखी होगी, लीस्ट काउंट आपको समझ में आ गया होगा कि लीस्ट काउंट किस चीज को हम बेटा बोलते हैं, ठीक है। अब आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, ये यहाँ पे कंक्लूड भी हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि या वेक्टर्स बेटा स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स से पहले बेटा अगर कोई टॉपिक हमें लगा कि कोई और भी यहां से पढ़ाना पड़ेगा तो वो भी मैं बेटा देख लूंगा, और मीन्स कि आप हमारा जो टारगेट होगा इसके बाद दैट विल बी द वेक्टर्स, ठीक है बेटा। अगर और भी कोई टॉपिक मुझे लगा अभी यहां से, क्योंकि एरर्स में हम बेटा जाएंगे, एरर्स सिलेबस में है ही नहीं बेटा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में एरर सिलेबस नहीं है, लेकिन बेटा सिलेबस में एक चीज है वहां पे अभी मुझे याद है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बेटा हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स से ही, और उसी लेक्चर में बेटा हम वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम वेक्टर्स को भी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब ज्यादा हम बेटा यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, वेक्टर्स करेंगे जल्दी खत्म, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन भी।
पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन नहीं बेटा, पहले हम वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वेक्टर से भी मेरा बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डोंट वरी। लेकिन बेटा आप पढ़ाई करो, अब एग्जाम आने वाला है, अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है बेटा, ठीक है? इसलिए बेटा आप पढ़ाई करो, साथ साथ बोर्ड के लिए आप फोकस करो, बोर्ड एग्जाम पे ज्यादातर, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज।